नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। सरकार ने रिटेलर्स और होलसेल कारोबारियों को फिर एमएसएमई के दायरे में शामिल कर लिया है। सरकार ने 2017 में गजट अधिसूचना जारी करके थोक और खुदरा कारोबारी गतिविधियों को एमएसएमई से बाहर कर दिया था। इससे पहले ये एमएसएमई के दायरे में ही आते थे, लेकिन एक बार फिर इन्हें एमएसएमई के दायरे में लाकर सरकार ने अपना पुराना फैसला वापस लिया है। रिटेल और थोक कारोबारी संगठन पिछले 4 साल से अपनी कारोबारी गतिविधियों को दोबारा एमएसएमई सेक्टर के तहत लाने की मांग भी कर रहे थे। एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने एक ट्वीट करके इसका ऐलान करते हुए कहा कि एमएसएमई को मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस बारे में सरकार की संशोधित गाइडलाइन से अब 2.5 करोड़ रिटेल और होलसेल कारोबारियों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुदरा और थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रम यानी एमएसएमई के दायरे में लाने के निर्णय को ऐतिहासिक कदम बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस समुदाय को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमई के तहत लाने के फैसले के कारण खुदरा और थोक व्यापारियों को भी बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राथमिकता प्राप्त श्रेणी में अब ऋण उपलब्ध हो सकेगा। देश देशांतर में आज बात रिटेल और होलसेल कारोबार को एमएसएमई में शामिल करने के फैसले के अलग अलग पहलुओं पर हम बात करेंगे और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ है मुकेश मोहन गुप्ता, प्रेसिडेंट, चैम्बर ऑफ एमएसएमई। साथ ही मेरे साथ हैं प्रवीण खंडेलवाल, सेक्रेटरी जनरल, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुकेश गुप्ता जी, आपसे शुरुआत करूंगी। आपकी नजर में क्या ये सही समय पर लिया गया सही फैसला है? जी प्रीति जी, देखिए इसमें जो आप कह रही हैं कि 2017 में इनको बाहर कर दिया गया था या अंदर कर दिया गया था। ट्रेडर्स जब से ये एमएसएमई एक्ट आया है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 में, तब से अभी तक ट्रेडर्स इसमें कभी इंक्लूड नहीं हुए, क्योंकि ये बड़ा क्लियरली डिफाइंड था एमएसएमई एक्ट जब आया था कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर ही कवर्ड है। ट्रेडर्स को इसमें कभी नहीं लिया गया था। अब आपका जो क्वेश्चन है कि क्या ये एक सही समय पर लिया गया फैसला है, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जो ट्रेडर्स है वो भी एक सप्लाई चेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर जो एमएसएमईज हैं, कोई सामान बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या कोई सर्विसेज दे रहे हैं, अगर ये ट्रेडर्स नहीं होंगे तो आप बताइए जो सामान है वो बिकेगा कहाँ? आखिर कहाँ बेचेंगे? बना बना के अपने पास रख लेंगे क्या? तो बेचना है तो ये सप्लाई चेन के लिए जो ट्रेडर्स हैं इनकी भी बहुत अहम भूमिका है। अब बात आती है ये जो नया नोटिफिकेशन आया है जिसके लिए गडकरी जी ने अनाउंस किया है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्वीट किया है कि ये एक बहुत बड़ा एक जजमेंट है सरकार का। ये अभी जो फैसला हुआ है उसमें ये कहा गया है कि 3 तरह के जो लोग हैं उनको, ट्रेडर्स हैं, उनको यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा और 3 एनआईसी कोड यहाँ बताए गए हैं। एनआईसी कोड 45, 46, 47। उनको ये कहा गया है कि जो होलसेलर हैं, जो ट्रेडर्स हैं, या अगर आप रिपेयरिंग करते हैं किसी मोटर व्हीकल की या मोटरसाइकिल की, तब भी आप अपना एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन प्रीति जी, इसका फायदा क्या हुआ इस एमएसएमई यानी जो नया उद्यम रजिस्ट्रेशन है उसमें रजिस्ट्रेशन अलाउ करने के लिए इन 3 तरह की कैटेगरी का? अभी ये कहा गया है इस 2 जुलाई के नोटिफिकेशन या ऑफिशियल मेमोरेंडम में कि ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा इन 3 तरह के जो ट्रेडर्स हैं उनको जो फायदा मिलेगा वो फायदा ये मिलेगा कि उनका जो क्लासिफिकेशन है लोन का वो प्रायोरिटी सेक्टर लोन में होगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, उन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए कुछ टारगेट सेट कर रखे हैं जितने भी बैंक्स हैं, लेंडर्स हैं, उनके लिए। और यहाँ दिक्कत ये हो गई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर इशू कर दिया था। उन्होंने कहा था कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में अब केवल वही एमएसएमई कंसिडर किए जा सकते हैं जिनके पास अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा। और हमने देखा कि सरकार कहती है कि 6 करोड़ 33 लाख कुछ एमएसएमई हैं, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन हुए उद्यम पर वो अभी तक 35 से 37 लाख के बीच में है। तो ये बैंकर्स के सामने भी बहुत बड़ी एक समस्या हो गई थी, क्योंकि रिजर्व बैंक ने उनको कह दिया था कि भाई प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में केवल उनको कंसिडर आप कर सकते हैं जिनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा। यानी वो जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में पहले कवर करते थे बैंक, अब उनको बाहर कर दिया गया और रिक्लासिफिकेशन करने की जरूरत हुई थी। मैं समझता हूं कि इससे काफी मदद तो मिलेगी इन ट्रेडर्स को। एक तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, तो उनको भी प्रायोरिटी सेक्टर का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और मुझे लगता है कि जो एक बात हो रही है कि नुकसान है, इससे नुकसान तो नहीं है। कुछ और अगर एडिशनल लोग उसमें जुड़े हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, मैं समझता हूँ अच्छी बात है। एमएसएमईज को भी जो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में, उनको इसका स्वागत करना चाहिए कि अच्छा है जो हमारे, वो भी हमारे भाई बहन है, जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज में वो भी हमारे पार्ट ऑफ हमारा बिजनेस है, वो भी हमारा माल बेचते हैं। अगर वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में चले गए हैं
तो हमारी लैंडिंग पे मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा। और मैं तो यही कहूंगा कि ये एक अच्छा मूव है सरकार द्वारा कि इन ट्रेडर्स को इंक्लूड किया गया है एमएसएमई। ठीक है। प्रवीण खंडेलवाल जी, कोविड के कारण हम देखें तो स्थितियां जिस तरह की थी उसमें रिटेल और होलसेल कारोबार जाहिर तौर पर उस पर भी प्रभाव पड़ा, नीचे गिरा वो। अब कितनी मदद मिलेगी, इस फैसले पर आपकी प्रतिक्रिया? प्रीति जी, इससे पहले कि मैं इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया दूं, मैं अपने मित्र मुकेश मोहन जी से एक विषय पर इत्तेफाक नहीं रखता जी कि 2017 तक व्यापारी में उसमें साफ डेफिनेशन में था होलसेलर, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर। उनको 2017 अगस्त के अंदर एक ऑफिस मेमोरेंडम के को जारी करके उनको उससे निकाला गया था। और उसके बाद से लगातार हमने एमएसएमई मिनिस्टर नितिन गडकरी जी से और अन्य लोगों से बातचीत की थी। 2019 में जब हमारे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आए थे, हमने उनसे भी कहा था और उन्होंने उसी वक्त इस बात को स्वीकार किया था। लेकिन अब ये अच्छा हो गया कि इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री ने स्वयं रुचि दिखाई है और वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल और श्री नितिन गडकरी जी ने मिलकर के फैसला लिया है। इसमें सबसे बड़ा फायदा देश के 8 करोड़ व्यापारियों को होगा। मुझे नहीं पता कि ये 2.5 करोड़ की फिगर कहां से आ रही है। लगभग 8 करोड़ व्यापारी हैं पूरे देश में। अब वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पर उनको पैसा मिलेगा और उद्यम, जैसा भी मेरे मित्र मुकेश जी कह रहे थे, उद्यम आधार पर उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो एक बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। इसमें एक एडवांटेज और भी है, न केवल प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में बल्कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत भी व्यापारियों को लोन लेने में दिक्कत आती थी। अब उद्यम आधार मिलने के बाद उसमें भी सुविधा हो जाएगी। जहां तक आपने जो मेरे से प्रश्न पूछा है, कोविड के दोनों स्पेल में 2020 में और 2021 में लॉकडाउन जो हुआ उसके कारण से व्यापारियों के व्यापार की चूलें बुरी तरीके से हिल गई थी। और वर्तमान समय में जब हम जनवरी फरवरी के अंदर इस वर्ष हम पिछले साल के कोविड के नुकसान से लगभग 70% उबर गए थे और हमें उम्मीद थी कि हम आने वाले 3-4 महीनों में 100% उबर जाएंगे। दूसरा लॉकडाउन आ गया, उसके कारण से पूरे व्यापार की कमर टूट गई और वित्तीय सहायता का कहीं से कोई प्रबंध दिखाई नहीं दे रहा था। आज ये आने के बाद इसका जो फैसला आया है, ये जो निर्णय हुआ सरकार का, इससे लाभ ये होगा अब हमारे छोटे से छोटे व्यापारी को और बड़े से बड़े व्यापारी को बैंकों से बहुत आसानी से कर्ज मिल सकेगा। जैसा मुकेश जी ने बताया, उसमें इंटरेस्ट रेट 1% से लेकर के 1.5% कम होता है। हर बैंक को लगभग 6% टोटल बोरोइंग का 6% उसको प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में देना होता है। तो अब व्यापारियों को वो पैसा आसानी से मिल पाएगा और उस पैसे से जो फाइनेंशियल क्रंच की वर्तमान में स्थिति है उससे हम उबर पाएंगे और हम अपनी एक्टिविटीज को रेस्टोर भी कर पाएंगे और उसको रिवाइव भी कर पाएंगे। यहाँ केवल एक बात बतानी और जरूरी है कि अभी केवल ये फायदा पीएसएल के लिए मिलेगा, लेकिन एमएसएमई की जो अन्य योजनाएं हैं उनका लाभ अभी नहीं मिलेगा। तो अब हम सरकार से ये आग्रह करेंगे कि वो उनका लाभ भी हमारे व्यापारियों को दे। ठीक है, इसी पर मैं बात करती हूँ। मुकेश मोहन जी, एमएसएमई को लगातार मजबूत करने के लिए सरकार जो है वो हमने देखा कि कोरोना महामारी की वजह से जो दिक्कतों का सामना हो रहा था एमएसएमई सेक्टर को, तो उसे देखते हुए कई राहत दी गई। बैंक और वित्तीय संस्थानों की ओर से लगातार फंड मुहैया कराने पर जोर दिया जा रहा है। एमएसएमई सेक्टर की फंडिंग पर सरकार का इसलिए भी जोर है क्योंकि काफी बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार मिला हुआ है। तो अब हम देखें जो एमएसएमई के हाल के ऐलान हैं, क्या वो फायदा भी उन्हें मिलेगा या सिर्फ ऋण को लेकर ही, या जिस तरह से बात कर रहे हो पीएसएल को लेकर ही खंडेलवाल जी जो कह रहे हैं, क्या बाकी फायदों को लेकर स्थिति फिलहाल क्या रहेगी रिटेल और खुदरा? क्लियर है जी, इसमें कोई संशय या कोई डाउट वाली बात नहीं है। हाँ। अभी जो ट्रेडर्स को जो फैसिलिटीज मिली है इस उद्यम रजिस्ट्रेशन से, वो केवल एक ही मिली है कि उनका जो लोन होगा वो प्रायोरिटी सेक्टर लोन में कवर होगा। इसके अलावा एमएसएमई को और बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे पब्लिक प्रोक्योरमेंट में उनको कुछ प्रेफरेंस मिलता है या डिलेड पेमेंट के लिए उनके लिए कुछ खास फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई हुई है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने, और बहुत सारी सुविधाएं हैं।
उन सुविधाओं का फायदा अभी ये जो ट्रेडर्स हैं, चाहे वो होलसेलर हो, रिटेलर हो, या जो रिपेयरिंग का काम करते हैं मोटर व्हीकल या मोटरसाइकिल में, उनको अभी बिल्कुल ये क्लियर स्पष्ट है कि उन सब स्कीम्स का फायदा अभी इनको नहीं मिलेगा। अभी केवल फायदा यही है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लोन है उसमें इनका क्लासिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है। प्रवीण खंडेलवाल जी, अब आपने कहा कि 2.5 करोड़ का आंकड़ा को आप नहीं मान रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपकी नज़र में 8 करोड़ होलसेल और रिटेलर हैं कहीं ना कहीं जिन्हें ये फ़ायदा मिलेगा, जो पीएसएल की बात हो रही है एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत लाकर। आपको क्या लगता है कि नुकसान की भरपाई, साथ ही अपने कारोबार को एक्सपैंड करना, इसमें भी मदद मिलेगी? इससे आपको क्या लगता है ओवरऑल इकोनॉमी की हम बात करें, उसको कितना फायदा मिलता देख रहे हैं? प्रीति जी, कुल मिलाकर के देखें तो अगर हमारा रिटेल व्यापार मजबूत होगा, जो देश में सालाना 115 लाख करोड़ रुपए का है, अगर वो मजबूत होता है तो ये स्वाभाविक है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो उनकी कॉल है कि 2024 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पर भारत को लेकर के जाएंगे, तो उसको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और जैसा अभी मुकेश मोहन जी कह रहे थे कि निश्चित रूप से जो सप्लाई चेन का अहम हिस्सा है वो है हमारा व्यापारी, जो मैन्युफैक्चरर से लेकर के लास्ट एंड तक मटेरियल सप्लाई करता है। अगर हमने अपनी सप्लाई चेन को मजबूत नहीं रखा तो उसका सीधा नुकसान हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, हमारी जीडीपी के ऊपर पड़ता है। और ये जो निर्णय हुआ पीएसएल का, इससे मैं ये तो नहीं कहता कि कोई बहुत एकदम से अचानक कोई बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा, लेकिन हाँ, ये पैसा मिलने से कम से कम जो गति रुक गई थी व्यापार की, वो गति दोबारा से चालू होगी। और जब गति चालू होगी तो मल्टीपल इसके मल्टीपल यूज होंगे। ये पैसा सप्लाई चेन के अंदर आएगा। जब सप्लाई चेन में आएगा तो निश्चित रूप से कुल मिलाकर के देश की अर्थव्यवस्था को, देश के रिटेल व्यापार को, व्यापारियों को और हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि ये एक रोलिंग कोस्टर चेन है जिसमें हर व्यक्ति का अपना अपना रोल है और पैसे का जो रोलिंग है वो बहुत तेजी से होगी। तो फाइनेंशियल क्रंच की जो स्थिति है आज, कम से कम उससे हम उभरेंगे, तो बाकी आगे चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है। मुकेश मोहन गुप्ता सर, आपने शुरुआत में कहा कि ठीक है, होलसेल और रिटेलर अब आ रहे हैं एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत, उससे जो पहले से एमएसएमई के दायरे में है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो पहले से ही सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जा रही है एमएसएमई सेक्टर को, और अब नए रिटेलर और होलसेल कारोबारियों का जुड़ना, क्या आपको लगता है थोड़ा लोन को लेकर भी बैलेंस किस तरह से बनाया जाएगा, आगे दिशा कैसे होगी, इन सब चीजों पर अभी ध्यान देना होगा क्या? देखिए, मेरा मानना हमेशा ये है कि जो ग्रोथ है ना, वो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात है। आपने कहा कि भाई ये रिटेलर आ जाएंगे तो क्या एमएसएमई को कोई नुकसान हो जाएगा, ऐसा मेरे हिसाब से कुछ होने वाला नहीं है। पर केवल इतना पड़ेगा कि जो बैंक्स है ना, देखिए बैंक्स के ऊपर टारगेट का प्रेशर होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, कि भाई आप प्रायोरिटी सेक्टर जो हैं उनको आप लेंडिंग कीजिए, उनको आप जल्दी से लेंडिंग कीजिए, उनको आप एग्रेसिवली लेंडिंग कीजिए, मतलब समय से उनको जो भी एलिजिबल लोन है वो उनको दीजिए, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दीजिए। अगर ये जो ट्रेडर्स हैं इनको भी और लोन मिलेगा तो उससे होगा क्या? जैसे हमारे मोदी जी बात करते हैं हमेशा कि भैया जॉब क्रिएटर देन जॉब सीकर। ये जो ट्रेडर हैं, मेरा ऐसा मानना है कि अगर एक आदमी एक दुकान खोलता है छोटी सी, किसी भी चीज की खोले, वो ग्रोसरी की खोले, गारमेंट की खोले, कोई प्लास्टिक आइटम का खोले, या कोई भी दुकान खोलता है, उस दुकान खोलने में भी उसको चाहिए एक आदमी, दुकान खोलने के लिए चाहिए एक आदमी, दुकान सफाई करने के लिए चाहिए 3 लोग चाहिए जो कस्टमर्स को अटेंड करें। तो ये जो ट्रेडर्स हैं, मेरा ऐसा मानना है कि ये भी भैया जॉब क्रिएटर्स हैं। एक दुकान खोलते हैं, वहां पर उनको कई लोगों को वो नौकरी देते हैं, वहां पर भी वो जीएसटी में कलेक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का माल बेचते हैं। तो जहां तक ये बात है कि एमएसएमई सेक्टर को जो अभी तक है, जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में है, क्या उनका लोन कम हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बैंक्स के पास तो पहले ही बहुत समस्या हो गई थी। ये रिक्लासिफिकेशन का जो मैंने आपको बताया, ये बहुत ही एक अहम एक सर्कुलर था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिसेंटली, और इसकी वजह से बैंकर्स को बहुत बड़ी समस्या होने वाली थी, क्योंकि
होता क्या है कि मैं एक बैंक के बोर्ड पर भी रहा हूं, अगर बैंक्स ये जो टारगेट अचीव नहीं कर पाते प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का, तो फर्क ये होता है कि बैंक्स को जो डिफरेंस होता है, जितना वो टारगेट होता है और जितना एक्चुअल में वो कर पाते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जो बैलेंस बचता है उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाना पड़ता है, जहां पर बहुत ही कम ब्याज, आप मानिए कि 3-4% का ब्याज मिलता है। तो बैंक्स के लिए ये कि बड़ा नुकसान हो गया कि अगर रिक्लासिफिकेशन हो गया और एक बड़ा अमाउंट ऐसा निकल कर आ गया कि जो नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में चला गया प्रायोरिटी सेक्टर से, तो उनको बहुत बड़ा जो एक फंड है, जो अपना पैसा है, वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा कहीं बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, जिसके बदले अगर वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में इन्वेस्ट करें तो उनको एक अच्छा खासा, अगर वो प्रायोरिटी सेक्टर में करें तब भी उनको 9-10% के करीब वो इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये एक विन विन सिचुएशन है, इसका सबको इंक्लूसिव ग्रोथ की तरह से स्वागत करना चाहिए। और इन ट्रेडर्स को भी, ये भी हमारे, जैसे मैंने पहले भी कहा, पार्ट ऑफ अवर बिजनेस है। ट्रेडर्स के बिना मैन्युफैक्चरर का कोई रोल नहीं है और मैन्युफैक्चरर का रोल ट्रेडर्स के बिना नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ की हमें बात सोचनी चाहिए, हमें इसका स्वागत करना चाहिए। इसमें कोई भी निगेटिव चीज, मतलब अगर हमसे कुछ छीन रही है तब तो हम कहें कि भाई हमसे ये छीन लिया। जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर है उनसे कुछ छीना नहीं है। साथ में जो और हमारे व्यापारी भाई बहन है, अगर उनको एक फैसिलिटी दे दी है सरकार ने, मैं समझता हूँ ये स्वागत योग्य डिसीजन है सरकार। बिल्कुल। प्रवीण खंडेलवाल सर, लगातार प्रधानमंत्री भी ये बात कहते रहे हैं और सरकार की तरफ से ये कोशिश है कि व्यापारी चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, उनके सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इस दिशा में आगे बढ़ा भी जा रहा है कि कैसे उन्हें और सशक्त किया जाए। और जाहिर तौर पर जो कोविड से चुनौतियां हैं उसके मद्देनजर जो कदम है, एक बार फिर से उन पर मैं कहूँ पुनर्विचार हो रहा है और दिशा तय की जा रही है कि कैसे सबको उबारा जाए, कैसे एक तरह से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सभी के योगदान का भरपूर इस्तेमाल किया जाए। फिलहाल आपकी नज़र में और कौन सी ऐसी बड़ी बातें हैं जो आपको लगता है रिटेल और होलसेल कारोबार के लिए कहीं ना कहीं आप उम्मीद लेकर चल रहे हैं आगे और मजबूती के लिए इसकी? प्रीति जी, हमने प्रधानमंत्री श्री मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री के जमाने से देखा है और ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि छोटे व्यापारियों के प्रति प्रधानमंत्री के मन में एक अलग प्रकार का लगाव है। प्रधानमंत्री का ये निश्चित मत है, क्योंकि मैं भी कई बार प्रधानमंत्री जी से मिला हूं, उनका ये निश्चित मत है कि देश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा भार छोटे व्यापारियों पर है और वो छोटे व्यापारियों को यदि मजबूत किया जाएगा तो अर्थव्यवस्था और देश अपने आप मजबूत होगा। तो मैं उनके इस रुख की सराहना भी करता हूं और उनकी प्रशंसा भी करता हूं। लेकिन इसके साथ साथ अभी सरकार के मुझे लगता है कि सरकार की प्रायोरिटी पर, सरकार की प्राथमिकता पर देश का 8 करोड़ व्यापारी जो लगभग 40 करोड़ लोगों को रोजगार देता है वो आया है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने ई कॉमर्स को लेकर के जो ड्राफ्ट रूल निकाले हैं वो निश्चित रूप से इस देश के छोटे उद्योग को और व्यापारियों को मजबूत करेंगे। इसके अलावा अनेक विषयों पर हमारी बातचीत वाणिज्य मंत्रालय से चल रही है। तो हमने हमारे मांग पर नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। बहुत जल्दी उसके मेंबर्स डिक्लेयर हो जाएंगे। इसके अलावा हमने सरकार से यह भी आग्रह किया है कि जीएसटी में रजिस्टर प्रत्येक व्यापारी को 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जाए, जैसा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है। इसके अलावा हमने ये भी कहा कि व्यापारियों को व्यापार करने के लिए 28 तरीके के लाइसेंस लेने पड़ते हैं। उन 28 तरीके के लाइसेंस के स्थान पर एक लाइसेंस व्यापारियों को दिया जाए। इस पर भी मंत्रालय के साथ हमारी बातचीत चल रही है। ऐसे अनेक विषय। हमने ये भी कहा कि हमारे ऊपर जितने प्रकार के कानून लगे हैं उनमें अनेक कानून ऐसे जो 1870 और 1905 और 1935 के हैं, उन कानूनों की प्रासंगिकता खत्म हो गई है। तो लिहाजा ऐसे कानूनों को समाप्त किया जाए। और प्रधानमंत्री जी ने 2019 में हमारे कार्यक्रम में बताया था कि लगभग शायद 4000 इस तरीके के कानून समाप्त किए जा चुके हैं। तो हमने ये भी आग्रह किया है कि व्यापारियों पर लगे हुए सभी कानूनों की पुनर्समीक्षा की जाए और समीक्षा करने के बाद इस पर काम किया जाए। 2 और बड़े सुझाव जो सरकार ने हमारे माने हैं, ई कॉमर्स के लिए एक ई कॉमर्स पॉलिसी भी सरकार बना रही है, जिसका जिक्र कल केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भी किया है।
और इसके अलावा देश में रिटेल ट्रेड एकमात्र ऐसा ट्रेड है जिसके लिए ना तो कोई मंत्रालय था, ना जिसके लिए कोई पॉलिसी थी। मंत्रालय के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में प्रधानमंत्री जी ने डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल ट्रेड बना दिया और रिटेल ट्रेड पॉलिसी के ऊपर वाणिज्य मंत्रालय काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जब हम इतने सारे काम करेंगे तो कहीं ना कहीं ये देश का व्यापारी अभी तक अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा था, वो वापस मुख्य धारा के अंदर जुड़ेगा, जुड़ करके सरकार के हाथ मजबूत करेगा। इसमें जो अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं वो है जीएसटी की। जीएसटी जब आया था तो निश्चित रूप से वो गुड सिंपल टैक्स किया गया था, लेकिन राज्य सरकारों ने अपनी हठधर्मिता के चलते अपने लाभ को ज्यादा ध्यान में रख करके जीएसटी के स्वरूप को विकृत कर दिया है। और हमने आग्रह किया है केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से कि 4 साल हो गए, एक बार जीएसटी पर नए सिरे से विचार किया जाए। जीएसटी एक नया कानून था, सरकार के अपने अनुभव है, प्रशासन का अपना अनुभव है, हमारा अपना अनुभव है, तीनों के अनुभवों पर बातचीत करके हम इसको और कितना सिंपल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि अभी जो जीएसटी में लोग रजिस्टर हुए वो बहुत कम है। जब जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि 8 करोड़ व्यापारी हैं, तो जीएसटी में कुल अभी जो मिलाकर के केवल 1.25 करोड़ लोग ही रजिस्टर हुए हैं। इसके अलावा हमारा स्मॉल स्केल सेक्टर है, हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो क्यों नहीं जीएसटी से जुड़ पा रहे हैं, इसकी विवेचना कहीं ना कहीं हमें करनी होगी। और यदि हमने जीएसटी का दायरा बढ़ा दिया तो निश्चित रूप से हमारी जो जीडीपी है वो डबल डिजिट में तो आ ही जाएगी, मुझे इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी के जितने भी ये जो प्रयास है ये कहीं ना कहीं देश के व्यापारियों को मजबूत करेंगे। ठीक है मुकेश गुप्ता जी, तमाम पॉइंट्स जो है वो खंडेलवाल जी ने हमें अभी बताए हैं, उनसे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं। और साथ ही मैं ये भी समझना चाहूंगी कि हम देखें तो देश में अलग अलग क्षेत्रों में एक तरह से शांति से चुपचाप काम करते हुए जो 6 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई हैं, उनकी मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। जब हम अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, कोविड की चुनौतियों से पार पाने की बात करते हैं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, तो एमएसएमई का मजबूत होना भी अपने आप में काफी जरूरी है। तो उन पॉइंट्स के साथ साथ मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आगे की दिशा और ब्राइट हो और तेजी से हम विकास की तरफ आगे बढ़ें, तो एमएसएमई के लिए क्या कुछ और आप घोषणाओं की या पॉलिसी में कुछ चेंजेस की या किस तरह की उम्मीदें आप आगे कर रहे हैं? देखिए, दिल मांगे मोर जो है वो एक ऐसी चीज है कि हमेशा हम कुछ ना कुछ चाहते रहते हैं कि भाई कुछ और मिले। प्रवीण जी ने, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक बातें कही हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो उन्होंने कहा कि भाई बहुत सारे लाइसेंसिंग है, उससे अगर एक लाइसेंस हो जाए तो मैं समझता हूँ ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हम भी ये चाहते हैं कि अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, क्यों नहीं उद्यम रजिस्ट्रेशन के साथ आप ट्रेड्स का रजिस्ट्रेशन भी साथ में मिल जाए, जेम का रजिस्ट्रेशन भी साथ में मिल जाए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक सिस्टम शुरू किया है जहां स्पाइस करके उन्होंने कहा है कि भाई अगर आप अपनी नई कंपनी बनाते हैं तो उसके साथ हम ये 10 रजिस्ट्रेशन आपको ESIC, EPF, GST, इस तरह के 10 रजिस्ट्रेशन हम आपको दे देते हैं। तो इस उद्यम रजिस्ट्रेशन के साथ भी हमने रिक्वेस्ट की है सरकार से, और माननीय मंत्री श्री गडकरी ट्रेड्स या जेम का रजिस्ट्रेशन भी साथ में कर दीजिए, क्योंकि उनके रजिस्ट्रेशन में भी व्यापारी को बहुत दिक्कत होती है। उसके अलावा जो एक सबसे बहुत ही खास, जो मेरे दिल के बहुत करीब भी है और एमएसएमई की शायद सबसे बड़ी समस्या भी है, वो है डिलेड पेमेंट की समस्या। ट्रेडर्स तो ठीक है, चलिए काफी कुछ सामान जो है वो नगद बेचते हैं, ओवर द काउंटर बेचते हैं, बट ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो पैसे के लिए भी डिमांड करते रहते हैं, बैंक के लोन के लिए बार बार चक्कर काटते रहते हैं, उसके लिए भी जो सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि इनका जो पैसा है, जो अपना पैसा है, जो ये सामान बेच देते हैं, वो पैसा वापस नहीं आता समय से, चाहे वो सरकार के कोई डिपार्टमेंट हो, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हो या फिर लार्ज कॉर्पोरेट्स हो। ये पैसा मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज का जो एक्ट है, MSMED एक्ट, उसमें प्रोविजन है कि भाई 45 डेज के अंदर अंदर आप इनका पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो आप इनको इंटरेस्ट दीजिए 3 टाइम्स ऑफ बैंक रेट। हमने देखा है कि ये बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होता। MSCFC बनी है, वहां एक्ट में प्रोविजन है कि भाई 90 डेज के अंदर अंदर आप, अगर कोई आपके पास कोई रेफरेंस आता है तो आप डिसीजन कर दीजिए। वहाँ सालों लग जाते हैं। कोई स्टेट गवर्नमेंट में मुझे समझ नहीं आता कि वहाँ क्या होता है, वो केस में कन्वर्ट ही नहीं हो पाते। ये जो डिलेड पेमेंट की समस्या है, ये अगर दूर कर दी जाए इन MSMEs की, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही बड़ी मदद होगी शायद। इसके अलावा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में एक बहुत अच्छा मदद मिल पा रही थी इन MSMEs को डिलेड पेमेंट को रिकवर करने के लिए, लेकिन किसी कारण से शायद उसकी लिमिट भी 1 लाख के डिफॉल्ट से बढ़ाकर
सीधा 100 lakhs कर दी गई है। तो उसमें भी हमारी रिक्वेस्ट है कि भाई उसको या तो 10 लाख कर दिया जाए, या फिर जो बिल्कुल। प्री पैकेज्ड एमएसएमई का जो एक नया कानून आया है, हम्म। नई जो गाइडलाइंस आई है, उसके ऊपर थोड़ा और जोर से काम किया जाए, ताकि इन एमएसएमईज को और यानी अच्छी तरह से, बिल्कुल, यानी क्योंकि देखिए जो जीडीपी में जो इनका शेयर है अभी 30% है, और जी। जो विजन है वो 40% करने का है। तो ये विजन तभी पूरा होगा जब इनको और थोड़ा सा हैंड होल्डिंग की जाए। समस्या है, समाधान भी निकाल रही है सरकार, लेकिन शायद और अभी हैंड होल्डिंग की जरूरत है इन एमएसएमईज की, और अब तो मैं कहूंगा कि जो ट्रेडर्स भाई बहन है उनकी। बिल्कुल, यानी व्यापार को लेकर भी जो इकोसिस्टम है वो बिल्कुल स्मूथ हो। स्टार्टअप को लेकर इकोसिस्टम जिस तरह से हमारा वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है, ये इकोसिस्टम भी उतना ही और स्मूथ हो, और जो तमाम बातें आपने कही उन पर भी उम्मीद हम करते हैं कि जल्दी ध्यान दिया जाए, और जो एमएसएमई सेक्टर है उसको और ज़्यादा बूस्ट मिले। जो कोविड-19 के कारण बुरी तरह से प्रभावित कारोबारी हैं, उन्हें अब इस फैसले के बाद पूंजी मिलेगी, जिसकी उन्हें अभी बहुत आवश्यकता भी है। इससे जो खुदरा, सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रम है यानी एमएसएमई है, उसे अपने बचाव, एक तरह से पुनरुद्धार और आगे बढ़ने के लिए जरूरी समर्थन मिल सकेगा। और इस फैसले का क्षेत्र पर कहीं ना कहीं एक हम कहें संरचनात्मक भी असर पड़ेगा, जिससे क्षेत्र को बेहतर वित्त विकल्प उपलब्ध हो सकेंगे और ये कहीं ना कहीं संगठित भी हो सकेगा। इसी के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही। मुकेश मोहन गुप्ता आपका, प्रवीण खंडेलवाल जी आपका, आप दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।